बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 27 का सेकंड लेक्चर है और इसमें हमने डिस्कस करना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज बेसिकली वो रिसोर्सेज हैं जो आम तौर पे बार बार इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कंज्यूम हुए नेचर उनको दोबारा बना देती है, फिर कंज्यूम हुए नेचर उनको दोबारा बना देती है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? लास्ट लेक्चर में भी इसकी डेफिनेशन हमने की थी कि रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ऐसे रिसोर्सेज जो बार बार इस्तेमाल होंगे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो नेचर क्या करती है, जब एक दफ़े ये रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं, तो जो नेचुरल साइकिल है फिर इनको दोबारा इस्तेमाल के काबिल, इनको रीयूजेबल बनाएगी कि ये दोबारा चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। यानी आप ये समझ लें कि नेचर ने एक ऐसे साइकिल्स प्रोवाइड किए हैं जो चीज़ों को इस्तेमाल करवाने के बाद दोबारा उनको बना रहे होते हैं। तो वो रिसोर्सेज जो बार बार बन भी रहे हैं, इस्तेमाल भी हो रहे हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो इसमें से पहली जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वो एयर है। तो एयर को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एयर हवाओं का वो मजमूआ है जिसने ज़मीन की सरफेस को घेरा हुआ है, ठीक है। यानी हवाओं का गिलाफ जिसने ज़मीन की सरफेस को घेरा हुआ है वो एयर कहलाता है और ये कई किलोमीटर में फैला होता है। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? सेवरल किलोमीटर थिक ब्लैंकेट गिलाफ को या कंबल को कहा जाता है ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो गैसेस का जो मजमूआ है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है, सराउंडिंग द अर्थ। तो ज़मीन के इर्द गिर्द जो हवाओं का जो गिलाफ है जो कई किलोमीटर में फैला होता है इसको एयर कहा जाता है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन 79% है इन गैसेस में, ऑक्सीजन 20% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और बहुत थोड़ी अमाउंट इनर्ट गैसेस की भी है जिनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है। इनर्ट गैस वो होती है जो अनरिएक्टिव हो, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कहलाती। इनर्ट नॉन रिएक्टिव चीज़ के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो गैसेस हैं ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं एक इकोसिस्टम के अंदर। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। रेस्पिरेशन का फ़ायदा क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, उससे फिर कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। फिर प्लांट क्या करता है, उन कार्बोहाइड्रेट में अगर नाइट्रोजन ऐड करे फिर मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड बना लेता है, जैसे प्रोटीन्स बना सकता है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह बना सकता है। काफ़ी सारे कंपाउंड नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके प्लांट बना रहा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग फूड बनाए और दूसरे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये यूसेज भी बाद दफ़ा आप कह सकते हैं एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो एयर है उसकी पॉल्यूशन कैसे हो रही है? तो दो बड़े काज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑटोमोबाइल। इंसान ने इंडस्ट्रीज़ लगाई अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उससे निकलने वाला जो धुआं है वो मुसलसल हवा को ख़राब कर रहा है। ऑटोमोबाइल इंसान अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते, गाड़ी है, रिक्शे हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ये सारे ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। तो उनसे निकलने वाला धुआं, ख़ास तौर पे उसमें जो लेड है वो कार्सिनोजेनिक है, जो मुसलसल हवा को ख़राब कर रहा है। और जो कारखाने हैं उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसके बाद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फ़र है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट काज करते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोजन और सल्फ़र जब उसके ऑक्साइड्स पानी के साथ मिलते हैं, जैसे SO2 जब पानी के साथ मिलेगा तो यहाँ H2SO4 बन सकता है। इसी तरह NO2 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जब पानी के साथ मिलेगा तो इससे HNO3 बन सकता है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जब बारिश के पानी के साथ जब नीचे आते हैं तो उसको हम कहेंगे ये एसिड रेन है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है लिविंग और ख़ास तौर पे प्लांट के लिए। इसकी डिटेल हम आगे चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। इसी तरह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काज होता है। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ज़मीन का हर साल हर गुजरते दिन के बाद टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसको भी हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से टेम्परेचर क्यों बढ़ता है। तो बहरहाल अभी तो आपने सिर्फ याद रखना है कि जब भी एयर पॉल्यूटेड होगी उससे मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट शो होंगे जिनकी डिटेल आगे है। अच्छा, दूसरा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो वाटर है। वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ। अगर पानी ठीक है तो ज़िंदगी चलेगी, अगर पानी
पॉल्यूटेड हो गया, ख़राब हो गया, तो ज़िंदगी भी रुक जाएगी। और ज़मीन के ऊपर तकरीबन 70% हिस्सा पानी का है, 30% हिस्सा लैंड या खुश्की है, 70% हिस्सा क्या है, वाटर है। उसके बाद अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कंपाउंड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो भी वाटर है। यानी 70 to 90% जो बॉडी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो वाटर कंप्राइज करते हैं। 70% आमतौर पे वो ऑर्गेनिज्म जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर भी पानी कम होता है, और जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उनकी बॉडी में पानी ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो पानी है उसकी तादाद वेरी करती रहती है कंडीशन के एतबार से, 70% 90%। उसके बाद जो ज़मीन के ऊपर पानी है उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया, जैसे 97% सी एंड ओशन समंदरों की शक्ल में है, 2% फ्रोज़न आइस कैप्स जो ग्लेशियर वगैरह है, बर्फ़ानी तोदे हैं, उनकी शक्ल में 2% है, और जो 1% है वो लेक्स, रिवर एंड स्ट्रीम झीलों की शक्ल में, दरियाओं की शक्ल में या फिर नहरों की शक्ल में मौजूद है। ये दोनों कैटेगरी फ्रेश वाटर में आती है। दोनों कैटेगरी किस में आती है? फ्रेश वाटर में आती है। और ये वाली कैटेगरी मैरीन वाटर में आती है। ठीक है, पानी इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन परसेंटेज आप लोग याद रखेंगे एमसीक्यू उसके लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक यूज़, ये जो हमारे पास फ्रेश वाटर है जिसका 3% हिस्सा बना रहा है, तो आम तौर पे जो डोमेस्टिक यूज़ है उसका 10% हिस्सा लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हिस्सा आपाशी वगैरह के लिए, फसलों को पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इरिगेशन यूज़ 90% है। जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पानी इस्तेमाल हो सकता है, या काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ में पानी इस्तेमाल होता है, तो रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होगा, रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होगा। ये चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम घरों में काफ़ी सारे खाने हैं जिनको बनाने के लिए पानी इस्तेमाल किए जाते हैं, काफ़ी सारे ड्रिंक्स ऐसे हैं जिनको बनाने के लिए पानी, बल्कि सारे ही ड्रिंक ऐसे हैं जो पानी को इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड डिटर्जेंट्स जो कपड़े वगैरह धोने के लिए हम चीज़ें बनाते हैं, अगर वो लिक्विड शक्ल में है तो उनमें पानी इस्तेमाल हो रहा होता है। बहरहाल इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं पानी मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, उसके बाद समंदर के पानी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, जो टेबल साल्ट है। आम नमक जो हम खानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो टेबल साल्ट कहलाता है, या उसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है। तो इसका इस्तेमाल एक तो ये है जो आम यानी आप कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग खानों में इस्तेमाल करें, लेकिन ये इंडस्ट्रियल यूज़ है फॉर मेकिंग केमिकल्स। काफ़ी सारे केमिकल्स इस सोडियम क्लोराइड से बनाए जाते हैं, जैसे क्लोरीन वगैरह या NaOH। अब क्लोरीन तो डायरेक्टली सोडियम क्लोराइड को तोड़ा जाए क्लोरीन बन जाती है। NaOH सोडियम क्लोराइड से कैसे बनता है, ये आप लोगों की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें पूरा डिटेल का प्रोसेस है कि सोडियम क्लोराइड से कैसे NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जा सकता है। तो वहाँ आप बड़ी डिटेल से इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जिस तरह हमने एयर की पॉल्यूशन की बात की, तो वाटर भी पॉल्यूटेड हो सकता है। और कैसे होता है? जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट है वो उसको पॉल्यूटेड कर रहा है, क्योंकि वो टॉक्सिक है। इस टॉक्सिक वेस्ट का नुकसान क्या होता है? सबसे जो बड़ा नुकसान, वाटर साइकिल में डिस्टरबेंस आ रही है। कैसे? अल्लाह ताला ने काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर जो रहते हैं उनको बनाया है। वो क्या करते हैं, जो पानी में ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिग्रेड करके पानी को साफ़ कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जो बहता हुआ पानी है वो साफ़ भी होता है, पाक भी होता है, लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करेंगे और पानी को साफ़ करेंगे। लेकिन ये जो टॉक्सिक कंपाउंड जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह से निकल रहे होते हैं, ये आमतौर पे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, जिसकी वजह से प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर का जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्टेड होता है। या दूसरा, डिग्रेड द रिवर वाटर, जो दरियाओं का पानी है उसको आलूदा कर देंगे, जिसका नुकसान क्या होगा कि ये नुकसानदेह हो जाएगी एक्वेटिक लाइफ, जो उसमें रहने वाले फिशेस वगैरह हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए फूड का सोर्स बनते हैं, वो सारे इफेक्टेड होना शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस वजह से एक बहुत ज़रूरत
जो इस वक्त है वो ये है, अगर हमने इसके ऊपर तवज्जो ना दी, इफ़ पॉल्यूशन कंटिन्यूज, अगर ये प्रोसेस पॉल्यूशन का जारी रहा, वही रन ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई, दुनिया में साफ़ पानी कम हो जाए। आपने देखा होगा कि बड़े शहर जो हैं जैसे कराची वगैरह, लाहौर वगैरह, इनमें जो साफ़ पानी का बड़ा प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ही ये है कि जो ज़मीन के नीचे वाला पानी वो भी ख़राब होना शुरू हो गया, जो दरियाओं का पानी वो भी ख़राब होना शुरू हो गया। तो इस वजह से अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो न दी तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर साफ़ पानी की किल्लत, और ज़ाहिर बात है अगर साफ़ पानी कम पड़ गया तो आहिस्ता आहिस्ता जो लाइफ है खुश्की पर, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो ज़रूरत किस बात की है? मेजर शुड बी टेकन टू अवॉइड दिस, कि हम ऐसे काम करें कि पानी आलूदा ही ना हो, या ऐसी इम्प्रूवमेंट हम अपने प्रोसेस के अंदर लेके आएँ कि अगर आलूदा होना भी है तो कम से कम आलूदा हो। तो इसके लिए बेस्ट जो है वो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। तो बड़े बड़े मुल्कों में क्या होता है कि जो शहरों का गंदा पानी है या फैक्ट्रियों का गंदा पानी है, वो एक ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाया जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट में से उसमें से जो टॉक्सिक चीज़ें उनको निकाल लेता है, और जो बाकी नॉन टॉक्सिक चीज़ें उनको इन्वायरमेंट में, पानियों में रिलीज़ कर देता है, जिस तरह वो पानी साफ़ हो जाता है। अच्छा, जो नॉन टॉक्सिक चीज़ है वो नेचुरल प्रोसेस है, वो उनको वैसे ही साफ़ कर देता है, इस तरह पानी साफ़ हो जाता है। तो बेस्ट हमारे पास ये है कि जब भी ख़ास तौर पे फैक्ट्रियों का वेस्ट या शहरों का गंदा पानी जब भी उसको दरियाओं में हम ऐड करें तो उसको पहले वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से गुजार लिया जाए। तीसरा जो बड़ा सोर्स है वो लैंड है। तो खुश्की भी एक बहुत बड़ा नेचुरल सोर्स है। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड में जो ज़मीन है, ज़मीन की जो ऊपर वाली सरफेस है वो सॉइल कहलाती है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि उसको हम सॉइल कहते हैं। जैसे ये ज़मीन है, वो जगह जिस पर हम चलते फिरते हैं वो सॉइल कहलाती है। आगे सॉइल में क्या क्या, एक तो सॉइल के अपने पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल वाटर है, सॉइल एयर है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो सॉइल के अंदर आ जाती हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन आया था, डिफाइन द सॉइल एंड गिव कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो ये कंपोजिशन ऑफ सॉइल में आप ये बातें लिखेंगे। सॉइल का फ़ायदा क्या है? तो ये जितनी भी लाइफ लैंड पर है वो सॉइल सपोर्ट करती है। वजह क्या है? क्योंकि सॉइल प्लांट के लिए ज़रूरी है। प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला, प्लांट को खड़ा होने के लिए जो जगह चाहिए वो सॉइल प्रोवाइड करती है। पहला तो फ़ायदा ये फर्म इंकरेज प्रोवाइड करेगी कि ज़मीन में फिक्स होने के लिए जो जगह है वो सॉइल ही प्रोवाइड करती है। दूसरा, प्लांट को वाटर प्रोवाइड करेगी। तीसरा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं सॉइल प्लांट के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, और प्लांट का ज़िंदा रहना बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट ने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, खुश्की वाले इन्वायरमेंट में फूड बना के देनी है। इंसान इस्तेमाल कर रहा है, इंसान जब भी चीज़ को इस्तेमाल करता है उसको हमेशा ख़राब ही करता है। इंसान अपने फ़ायदे को देखता है। नेचर ने जो एक साइकिल बनाया है, इंसान अगर उसके बिहाफ पे चलना शुरू करे तो फिर हो सकता है ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है उनकी बचत हो। लेकिन इंसान अपने वक्ती फ़ायदे को देखता है कि मुझे इस वक्त क्या फ़ायदा मिल रहा है, चाहे नेचुरल इकोसिस्टम बहुत हद तक इफ़ेक्टेड हो ना हो, तो वो सिर्फ अपने वक्ती फ़ायदे को देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो इंसान भी जब खुश्की को इस्तेमाल करता है, सबसे पहले तो देखना यह है कि जो लैंड है उस ज़मीन का तकरीबन 30% हिस्सा जो खुश्की है, और इंसान खुश्की पर रहने वाला एनिमल या ऑर्गेनिज्म है। अब इसकी जो आबादी बढ़ रही है उसका फ़ायदा क्या, उसका आपका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को इस्तेमाल कर रहा है। जब ज़मीन को ये ज़्यादा ख़ुद इस्तेमाल करेगा तो जो दूसरे एनिमल जो खुश्की पर रहते हैं उनको उनकी जगह से महरूम कर देगा। एक जंगल है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म रह रहे हैं, अगर शहर की आबादी बढ़ना शुरू हो तो आहिस्ता आहिस्ता उस जंगल की ज़मीन को साफ़ कर दिया जाता है। इसका नुकसान क्या होता है, जो बाकी दूसरे एनिमल्स थे उनकी जगह से वो महरूम हो गए, उनको कहीं और जाना पड़ेगा या उनकी डेथ हो जाएगी। तो अभी तक जो MCQs के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, जो खुश्की है उसका 11% हिस्सा इंसान ने अपने ज़राअत के लिए, इंसान अपनी ज़राअत के लिए इस्तेमाल करता ही। अगेन MCQs के लिहाज से ये बात इम्पॉर्टेंट है। गलत तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले एक जगह है,
नेचर के अंदर तो एक पूरा साइकिल चल रहा है, मिनरल्स को किस तरह पूरा करना है, किस तरह यूज़ कर कंज्यूम करवाना है, फिर किस तरह दोबारा उसको रिप्लेनिश करना है, दोबारा उसको बहाल करना है, एक पूरा साइकिल चाहिए। इंसान क्या करता है अपने फ़ायदे के लिए एक ही जगह पे बार बार एक ही फसल को बार बार ग्रो करवा रहा था, जिसका नुकसान क्या होता है कि उस जगह से जो मिनरल्स है वो उनकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ मिनरल्स है, अगर उस जगह एक दफ़ा प्लांट या कोई भी आप कह सकते हैं क्रॉप फसल वगैरह काश्त हुई तो उसने ज़मीन से मिनरल्स लेना शुरू कर दिए, फिर उसके बाद अगली दफ़ा फिर मज़ीद, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉइल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मिनरल्स की कमी आना शुरू हो जाएगी। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, फिर इंसान ने इसको आप कह सकते हैं बहाल करने के लिए फर्टिलाइज़र खादें वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खादें सिर्फ इंसान वो इस्तेमाल करते हैं जो उसके फ़ायदे वाले प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। जैसे हो सकता है जो नेचुरल इकोसिस्टम में जो दूसरा प्लांट हो उनको वो मिनरल्स ना चाहिए हो, तो वो तो कभी भी इस मिट्टी के अंदर या इस ज़मीन के अंदर ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ वो प्लांट ग्रो करेंगे जो इंसान के जैसे गंदम के खेत में जो फर्टिलाइज़र ऐड किए जाते हैं। अब वो फर्टिलाइज़र हो सकता है किसी जो नेचुरल प्लांट है, जो नेचर के अंदर प्लांट है, उसके लिए वो ज़रूरी ना हो, उसके लिए हो सकता है कोई और मिनरल ज़रूरी हो। तो जब वो फर्टिलाइज़र ऐड करेगा तो सिर्फ उसके फ़ायदेमंद प्लांट यहाँ होंगे, जो नेचुरल इकोसिस्टम में जो प्लांट चाहिए होंगे तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, उन प्लांट की डेथ होना शुरू हो जाती है जो नेचुरल इकोसिस्टम को रिक्वायर करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता प्लांट की जो तादाद ज़मीन के ऊपर थोड़ी हो, सिर्फ वो प्लांट बाकी बचना शुरू हो जाएंगे जो इंसान को फ़ायदा दे रहे हैं। तो पहली चीज़ सॉइल डिप्लीशन इन मिनरल्स के, जो मिट्टी है उसमें मिनरल्स की कमियां क्यों, विगरस क्रॉप प्रोडक्शन, बार बार वहाँ क्रॉप को फसलों को उगाया जा रहा है। उसी तरह जो ज़मीन को गलत तरीके से कैसे इस्तेमाल किया, सॉइल एरोजन, कि जब इंसान जंगलात को साफ़ करता है, अब जितने भी प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, उसको अपनी जगह से मूव नहीं होने देती। लेकिन जब इंसान उन प्लांट को ही रिमूव कर देगा तो ऑटोमेटिक वो जो जगह बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। जब वहाँ से बारिश का पानी गुजरेगा तो मिट्टी को उखाड़ के लेके चला जाएगा। तो क्योंकि उसको जो जकड़ने वाली चीज़ थी वो तो चली गई है, तो इसको हम कहते हैं सॉइल एरोजन, मिट्टी का उखड़ कर दरियाओं में नहरों में चले जाना, ये सॉइल एरोजन कहलाता है। पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इंसान ज़राअत करते हैं, अगर वो ज़राअत को ठीक तरह से ना करें तब भी वो सारे इकोसिस्टम, एक फॉरेस्ट है जिसको नेचर ने मेंटेन किया है, वो नेचर उसको मेंटेन कर सकती है, लेकिन इंसान ने क्या किया, उस फॉरेस्ट वाली जगह पर एग्रीकल्चर शुरू कर दी। अब अगर वो उसको एग्रीकल्चर को सही तरह ना कर पाया, अब फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो रहा है, एग्रीकल्चर जो एक ज़मीन है या एक खेत है उसमें इतना ज़्यादा फूड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अगर इंसान ने उसको प्रॉपरली इस्तेमाल ना किया तो वो जो ज़मीन है जहाँ पहले बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो रहा था वहाँ फूड प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो और उस इलाके के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कि इंसान एग्रीकल्चर करे, अगर सही अंदाज में ना करें तब भी वो ज़मीन ज़ाया हो जाएगी। एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, ये तो हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 25 में, कि अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाए तो वो जगह डिज़र्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। लीचिंग क्या होता है, लीच वैसे जोंक को कहा जाता है, और जोंक क्या करती है, खून को चूसती है। तो इसी तरह अगर एक ही जगह पर बार बार प्लांट लगाए जाएं तो वो सारे मिनरल्स को चूस लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। तो मिनरल्स की अगर कमी आ गई, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ दूसरे प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, रैपिड अर्बनाइजेशन, जब किसी जगह शहर आबाद होना शुरू होता है तो आपको पता है कि फिर शहर में इतने ज़्यादा लोग होते हैं, जो नेचुरल चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू, दरख्त कम होना शुरू हो जाएंगे, प्लांट कम होना शुरू हो जाएंगे, जो इन्वायरमेंट है वो आलूदा होना शुरू हो जाएगा। तो रैपिड अर्बनाइजेशन कि शहरों का आबाद होना भी ये हमारी जो ज़मीन है या ज़मीन का इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचाती है। और फिर काफ़ी सारे जब केमिकल इंसान इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों के, जैसे पेस्टिसाइड है, इंसेक्ट, ये स्प्रे हैं और ये जहरीले हैं जो उस मिट्टी को आलूदा करेंगे। हो सकता है इंसान अपने फ़ायदे के लिए ऐसे केमिकल इस्तेमाल करे जो उसको तो नुकसान ज़्यादा ना पहुँचाते हों लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा सवेयर हो, काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे किल हो जाएँ,
ठीक है, इससे ऐसे इंसेक्ट किल होंगे, ऐसे जर्म्स किल होंगे, ऐसे आप कह सकते हैं फंजाई किल होंगे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन साथ के साथ हो सकता है काफ़ी सारे बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म भी किल हो जाए। जैसे हम जब एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, वो जर्म्स जो बैक्टीरिया अंदर है इन्फेक्शन काज कर रहे हैं वो उसको किल करेंगे, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि वो हमारे यूज़फुल बैक्टीरिया को भी किल कर दें। तो यही सेम बहरहाल जो हम स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो हमारी जो मिट्टी है उसको आलूदा कर रहे हैं। ज़रूरत किस बात की है कि इंसान, वो लोग जो ख़ास पर काश्तकारी करते हैं जैसे किसान वगैरह, वो पब्लिक जो ज़मीन को इस्तेमाल करी, उनको प्रॉपरली अवेयर किया जाए। अवेयरनेस हर सोर्स के हवाले से, एयर के हवाले से भी, वाटर के हवाले से भी और लैंड के हवाले से भी, कि इन चीज़ों को सही तरह इस्तेमाल करना है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हर चीज़ नेचर पे छोड़ दी जाए तो नेचर हर चीज़ को बड़े प्यारे अंदाज में मैनेज करती है, बड़े प्यारे अंदाज में उसको मेंटेन करती है, लेकिन जब उस के अंदर इंसान की इंटरवेंशन, मदाखलत आ जाए, प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो अर्थ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट है। लास्ट लेक्चर में जैसे डिस्कस हुआ था कि ये अपनी चीज़ों को खुद मेंटेन कर सकता है, लेकिन इंसान इसको ख़राब कर रहा है। और इंसान अगर इन चीज़ों को सही अक्लमंदाना तौर पे इस्तेमाल नहीं करेगा तो हमारे पास लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए जो चीज़ें वो सिर्फ इसी ज़मीन पर मौजूद हैं और कोई सियारा हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर खुदा ना खास्ता वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो जो चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए चाहिए, वो ख़त्म होगी तो लाइफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इंसान जब भी ऐसी एक्टिविटीज़ करे जो उसके फ़ायदे के लिए, तो वो अपने साथ लाजमी देखे कि वो इन्वायरमेंट को किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है। तो इसके लिए अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, किसानों की भी, आम आवाम की भी, कि जो और अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है, इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो मीडिया है। मीडिया अखबारात की शक्ल में, न्यूज़ चैनल की शक्ल में, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स की शक्ल में, मुख्तलिफ़ किस्म की जो आप कह सकते हैं मुहिम चलती हैं उनकी सेमिनार की शक्ल में, ये सारे वो रास्ते हैं जिनके ज़रिए से आवाम को अच्छे अंदाज में अवेयर किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।